गर्मियों में जब बारिश हो जाए तो मजा तो बहुत आता है, पर फिर थोड़ी ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। अब ऐसे में थोड़े टाइम के लिए मौसम नरम गरम रहता है। बस ऐसा ही कुछ हाल अपने स्टॉक मार्केट का है। कभी इंडिया पाकिस्तान के बीच का टेंशन, तो कभी ग्लोबल लेवल पे ट्रेड और टैरिफ की खींचातानी। आपने देखा होगा कि पास्ट वीक में भी काफी अनसर्टेनिटीज रही हैं मार्केट में, और हो सकता है ये कुछ टाइम और भी रहे, बट वी कैन ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। ये सब तो होता रहेगा। चलिए अब हम चलते हैं एसएमई आईपीओज की तरफ। अगले वीक मार्केट में 2 नए आईपीओज आने वाले हैं, तो फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले ना फटाफट पिछले हफ्ते के आईपीओस का रिकैप कर लिया जाए। पहला रिकैप कंपनी है वर्चुअल गैलेक्सी इंफोटेक लिमिटेड। वेल फ्रेंड्स, वर्चुअल गैलेक्सी इंफोटेक लिमिटेड नागपुर बेस्ड आईटी सर्विसेज और कंसल्टिंग फर्म है जो बैंकिंग, फाइनेंस, ईआरपी, ई गवर्नेंस और क्लाउड जैसे सेक्टर्स के लिए एडवांस्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देती है। इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट ई बैंकर एक पावरफुल कोर बैंकिंग सोल्यूशन है जो बैंक्स के टेक्नो फाइनेंशियल नीड्स के लिए बना है। कंपनी के आईपीओ के हाइलाइट्स पर नजर डालते हैं। ये इशू था 93.29 करोड़ का फ्रेश इशू, और इसका अलॉटमेंट 15 मई 2025 को फाइनलाइज हुआ था। कंपनी एनएससी एसएमई पर 19 मई 2025 को लिस्ट होगी। कंपनी के शेयर्स को टोटल 231.45 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। काफी हाई डिमांड। अब चलते हैं दूसरी कंपनी की तरफ जो है एक्रीशन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। एक्रीशन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ना एक फार्मा कंपनी है जो टैबलेट्स, कैप्सूल्स, क्रीम्स, जेल्स और ओरल लिक्विड्स जैसे वाइड रेंज के हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाती है और बेचती है। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। आईपीओ की तरफ देखें तो इनका 29.75 करोड़ रुपीस का 100% फ्रेश इशू था। कंपनी एनएससी एसएमई पर 21 मई 2025 को लिस्ट होगी। इसके शेयर्स को 7.67 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। वेल अब चलते हैं रिकैप की थर्ड और लास्ट कंपनी की तरफ जो है इंटीग्रिटी इंफ्राबिल्ड डेवलपर्स लिमिटेड। फ्रेंड्स, इंटीग्रिटी इंफ्राबिल्ड डेवलपर्स लिमिटेड एक क्लास ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर है जो मोस्टली गुजरात गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। कंपनी सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू भी अपनी प्रेजेंस एक्सपैंड कर रही है। ये आईपीओ 12 करोड़ रुपीस के फ्रेश इशू था। कंपनी एनएससी एसएमई पर 20 मई 2025 को लिस्ट होगी। कंपनी के शेयर्स को टोटल 2.17 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो पिछले हफ्ते के आईपीओ जो क्लोज हुए थे हम उनके बारे में तो जान ही चुके हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इन्हें कैसा रिस्पॉन्स मिला है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड लिस्टिंग गेन्स। तो ये था रिकैप। तो हर कंपनी के पास अपनी स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस हैं, लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा हर एंगल से एनालिसिस करके ही डिसीजन लेता है। अब फाइनल डिसीजन तो इन्वेस्टर का ही होता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इनमें से कोई कंपनी थोड़ा सा एज जरूर रखती है। तो चलिए इनमें से एक कंपनी का करते हैं थोड़ा डीप डाइव। और हाँ, ध्यान रहे ये कोई भी बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है। सो वर्चुअल गैलेक्सी इंफोटेक लिमिटेड ये एक SaaS बेस्ड प्रोडक्ट कंपनी है जो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, आईटी सर्विसेज, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करती है। कंपनी BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और ई गवर्नेंस सेक्टर्स को टारगेट करती है, और अपने क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ पोस्ट इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट, मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है ताकि उन्हें एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिले। उनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट ई बैंकर एक कोर बैंकिंग सोल्यूशन है जो बैंक्स, सोसाइटीज और एनबीएफसीज के लिए डिजाइन किया गया है। ये 2 तरह अवेलेबल है, ऑन प्रेमाइसेस सेटअप जहां पे क्लाइंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, और SaaS मॉडल जिसमें सॉफ्टवेयर होस्टिंग रेंटल बेसिस पर मिलती है। इसके अलावा VGIL IBS ERP ऑफर करती है जो स्मॉल और मिड साइज एंटरप्राइजेस के लिए ERP सोल्यूशन है, और EAPMC जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटीज और गवर्नमेंट बॉडीज के लिए ई गवर्नेंस सॉफ्टवेयर है। ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे कि अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, सेल्स, HR, मैन्युफैक्चरिंग को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आता है ताकि बिजनेस प्रोसेसेस स्मूथली चल सके। रीसेंट एक्सपेंशन में कंपनी ने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया है जिसमें नए सॉल्यूशंस शामिल हैं। वीपे यानी कि डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, वीसॉक ई ऑटोप्सी सॉफ्टवेयर, VGST और LOS यानी कि लोन ओरिएंटेशन सिस्टम। अगर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ओवरऑल नंबर्स काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में मार्च 2022 से दिसंबर 2024 तक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखी गई है। साथ ही EBITDA और पैट मार्जिन्स भी बेटर हुए हैं, जो ये इंडिकेट
इंडिकेट करता है कि कंपनी के ऑपरेशंस और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं। दिसंबर 2024 में EBITDA मार्जिन 44.96% और पैट मार्जिन 27.08% तक पहुंच गया, जो क्लियरली ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी फ्रेंड्स काफी हाई है, जो बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स और कैपिटल दोनों से अच्छा रिटर्न कमा रही है। साथ ही डेट इक्विटी रेशियो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है, जो कि एक हेल्दी बैलेंस शीट का सिग्नल है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तीनों एरियाज में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इसके अलावा कंपनी को काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है। जी हाँ, कंपनी एक हाई मार्जिन स्केलेबल सेक्टर यानी कि टेक में ऑपरेट करती है। कंपनी का डोमेस्टिक नेटवर्क तो स्ट्रॉन्ग है ही, साथ ही अब अफ्रीका जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपना प्रेजेंस बना चुकी है, स्पेशली कोर बैंकिंग और डिजिटल गवर्नमेंट टेक सॉल्यूशंस के सेगमेंट में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आने वाले हफ्ते में आ रहे 2 SME IPOs के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिमिटेड के बारे में। विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का IPO 100% फ्रेश इशू होगा। ये एक फिक्स्ड प्राइस इशू है जिसका टोटल साइज है 40.66 करोड़ रुपीस। IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 20 मई से 23 मई 2025 तक ओपन रहेगा। अलॉटमेंट की उम्मीद है 27 मई 2025 को, और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो लिस्टिंग होगी 28 मई 2025 को NSE SME प्लेटफॉर्म पर। IPO का प्राइस रखा गया है 72 रुपीस पर शेयर। ये कंपनी अपने IPO के जरिए जो पैसा रेज करेगी ना, उसका इस्तेमाल स्ट्रेटेजिकली ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए किया जाएगा। कंपनी का प्लान है कि 5 करोड़ रुपीस कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाया जाए, मतलब नए प्लांट्स, मॉडर्न मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को अपग्रेड करना, ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े और नए इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल्स को मार्केट में लाया जा सके। सबसे बड़ा पोर्शन लगभग 22 करोड़ रुपीस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए रखा गया है, ताकि डे टू डे ऑपरेशंस को स्मूथली चला सके, चाहे वो रॉ मटेरियल्स लेना हो, इन्वेंट्री मेंटेन करना हो या फिर टाइमली सैलरीज और सप्लायर्स के पेमेंट्स देने हो। बचा हुआ 7.54 करोड़ रुपीस कंपनी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करेगी। अब बात करते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। 2018 में शुरू हुई विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरनेशनल लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डिजाइन करती है, बनाती है और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। कंपनी का कोर विजन है इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस देना, जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा हो और आने वाले कल के लिए भी। विक्ट्री इलेक्ट्रिक का प्रोडक्ट रेंज काफी वाइड है। ई रिक्शाज, ई कार्गो या लोडर रिक्शाज, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और कमर्शियल ईवीज भी। ये सिर्फ रेगुलर ऑप्शंस तक सीमित नहीं है। कंपनी कस्टमाइज्ड E3 व्हीलर्स भी बनाती है, जैसे फूड डिलीवरी 3 व्हीलर्स और आइसक्रीम 3 व्हीलर्स। हर जरूरत के लिए एक स्मार्ट सॉल्यूशन। कंपनी डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स को भी टारगेट करती है। फोकस है रिलायबल परफॉर्मेंस, लो मेंटेनेंस कॉस्ट और कम से कम एनवायरमेंटल इंपैक्ट पर। फॉसिल फ्यूल्स से दूर जा करके इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन को मास लेवल पर अडॉप्ट करवाना इनका मिशन है। कंपनी के रेवेन्यू का लायंस शेयर हमेशा से 3 व्हीलर्स से ही आता है। FY22 में लगभग 80%, 23 में भी 80% और FY24 में लगभग 90.6% तक चला गया। 2 व्हीलर्स का हिस्सा FY22 में 5.4%, FY23 में 4% और FY24 में थोड़ा इंप्रूव करके 8.5% तक पहुंचा। स्पेयर पार्ट्स का कंट्रीब्यूशन FY22 में 14.6% था, FY23 में 15.8%, लेकिन FY24 में गिरकर सिर्फ 0.9% रह गया। दिसंबर 2024 के स्टब पीरियड में 3 व्हीलर्स का शेयर 93.75% तक बढ़ गया और 2 व्हीलर्स का सिर्फ 1.6% रहा, जबकि स्पेयर पार्ट्स ने 4.7% का कंट्रीब्यूशन दिया। तो जाहिर है कंपनी का 3 व्हीलर्स पर हेवी रिलायंस रहा है। अब अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बिजनेस ज्यादातर B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस पर ही डिपेंडेंट रहा है। FY22 में B2B ने टोटल रेवेन्यू का लगभग 97.4% कंट्रीब्यूट किया। FY23 में फिगर 94.6% के आसपास रहा और FY24 में थोड़ा कम होकर 91.4% पे आया। वहीं B2C बिजनेस टू कंज्यूमर का शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है। FY22 में सिर्फ 2.6%, FY23 में 5.4% और FY24 में 8.6% तक पहुंच गया। 9 मंथ FY25 तक के पीरियड में भी B2B ने 93.7% कंट्रीब्यूट किया। B2C का हिस्सा 6.3% रहा। सो क्लियरली कंपनी का कोर अभी भी B2B ही है, लेकिन B2C में ग्रेजुअल शिफ्ट दिख रहा है। सो विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने भी अपने ई रिक्शास के थ्रू धीरे धीरे अपनी रीच को काफी अच्छे तरीके से एक्सपैंड किया है। आज कंपनी का प्रेजेंस उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड,
उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कई इंपॉर्टेंट स्टेट्स में है। ये क्लियरली दिखाता है कि कंपनी अर्बन के साथ साथ रूरल ट्रांसपोर्ट नीड्स को भी एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। साथ ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडस्ट्री के पीछे मोमेंटम को देखते हुए विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और ब्रॉडन करने की प्लानिंग में है। आज के टाइम पर कंपनी के पास ऑलरेडी एक अच्छा मिक्स है, पैसेंजर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, लोडिंग इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स और कुछ कस्टमाइजेबल ऑप्शंस भी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, हर कैटेगरी में नए मॉडल्स लॉन्च करने का प्लान है, जिससे ना सिर्फ पोर्टफोलियो वाइड होगा बल्कि नए कस्टमर सेगमेंट भी टैप किए जा सकेंगे। एक और चीज, अभी तक कंपनी अपने सारे डीलर्स को डायरेक्टली फैक्ट्री रोहत बहादुरगढ़ से ही डिलीवरी करती है, लेकिन ये मॉडल छोटे डीलर्स के लिए काफी कॉस्टली हो जाता है क्योंकि शिपिंग का खर्चा बढ़ जाता है और डिलीवरी टाइम भी लंबा होता है। इस चैलेंज को समझते हुए विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब अलग अलग लोकेशंस पर वेयर हाउसेस खोलने की प्लानिंग में है। इससे डिलीवरी चेन ज्यादा एफिशिएंट बनेगी, शिपिंग कॉस्ट कम होगी और छोटे डीलर्स तक गाड़ियां जल्दी पहुंचेंगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन की बात करें तो FY22 में ओवरऑल यूटिलाइजेशन 80.73% था, जो FY23 में घट के 62.86% पे आ गया। वहां से FY24 में 73.25% तक इंप्रूव हुआ और दिसंबर 31, 2024 तक ये 81.3% तक पहुंच गया। ई रिक्शा कैटेगरी कंसिस्टेंटली मेजर कंट्रीब्यूटर रही है। FY22 में 81.99%, जो FY23 में गिर के 70.96% हुई, लेकिन फिर से FY24 में 73.66% तक उठा और दिसंबर 2024 तक 79.18% हो गया। टू व्हीलर का ट्रेंड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। FY21-22 में 73.61%, लेकिन FY22-23 में ड्रास्टिक गिरावट से सिर्फ 16.15% यूटिलाइजेशन दिखा। इसके बाद FY23-24 में 70.51% काफी बेहतर हुआ और दिसंबर 2024 में तो 94.44% तक पहुंच गया। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो पैंडेमिक के बाद भी कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बनाए रखा। FY22 में 47.4 करोड़ का टॉप लाइन था, जो FY23 में ऑलमोस्ट 52 करोड़ तक पहुंच गया विद अ हेल्दी मोमेंटम। FY24 में रेवेन्यू थोड़ा कंसोलिडेट हुआ एट अराउंड 48.5 करोड़ और 9 मंथ एंडेड FY25 पीरियड में भी 39.5 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट करा है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट में दिखता है। FY22 में पैट सिर्फ 65 लाख था, एक मॉडेस्ट स्टार्ट। FY23 में ये 78.8 लाख तक इंप्रूव हुआ, फिर FY24 में पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो गया। पैट 4.9 करोड़ तक जंप किया, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ग्रोथ और दिसंबर 2024 के स्टब पीरियड में भी 3.89 करोड़ का पैट जनरेट हुआ, जो पूरे FY23 से भी ज्यादा था। ये क्लियरली बताता है कि रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी शार्प फोकस में रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और फाइनेंस कॉस्ट दोनों ही एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एक डाउन ट्रेंड पर है। टॉप लाइन ग्रोथ के साथ इन फैक्टर्स का कंबाइंड इंपैक्ट हम उनके बॉटम लाइन ग्रोथ में देख सकते हैं। ये तो हुई कंपनी की ओवरव्यू। अब बात करते हैं कि कंपनी के उन रिस्क के बारे में जिनके बारे में आपको इतनी नॉलेज नहीं है और ये रिस्क कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला रिस्क ये है कि विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजय कुमार पोपली के खिलाफ एक क्रिमिनल केस चल रहा है, जो एक कार एक्सीडेंट से संबंधित है। उनके ऊपर IPC के सेक्शन 279 और 304A के तहत मुकदमा दर्ज है और ये केस 30 हजारी कोर्ट न्यू दिल्ली में प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टेज पर है। अगली सुनवाई 9 जून 2025 को तय हुई है। अगर इस केस में कोई भी एडवर्स फैसला आता है तो इसका विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बिजनेस ऑपरेशंस पर असर पड़ सकता है, क्योंकि मिस्टर पोपली कंपनी के एक की मैनेजरियल पर्सनल हैं। विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT दिल्ली में एक केस चल रहा है, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत फाइल किया गया है। कॉस्मो वर्ल्ड, जो कंपनी का एक कस्टमर है, उसने अप्रैल 9, 2024 को कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शुरू करने के लिए एप्लीकेशन दी है। कॉस्मो वर्ल्ड ने अपने कस्टमर्स से कंप्लेंट्स मिलने के बाद एलिगेशन लगाया है कि विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने कॉस्मो वर्ल्ड को आफ्टर सेल सर्विस नहीं दिया। इस वजह से कॉस्मो वर्ल्ड ने 1.85 करोड़ रुपीस का ऑपरेशनल डेट क्लेम किया है। ये मामला भी NCLT नई दिल्ली में पेंडिंग है। अगर इस केस में नेगेटिव फैसला आता है तो इसका कंपनी के फाइनेंशियल और बिजनेस ऑपरेशंस पर सिग्निफिकेंट असर पड़ सकता है। विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कुछ प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज और ग्रुप कंपनीज के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं जो विक्ट्री के बिजनेस से मिलते जुलते हैं। इनके बीच कोई नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट नहीं है, जिसकी वजह से फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। पहले प्रमोटर एक पार्टनरशिप फर्म विक्ट्री इलेक्ट्रिक इंटरनेशनल के थ्रू सिमिलर बिजनेस में था, लेकिन अब पूरी तरह विक्ट्री के इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस शिफ्ट कर चुका है। आइए अब बात करते हैं अगले हफ्ते आने वाली दूसरी कंपनी के बारे में, जो कि है डायर क्रेडिट एंड कैपिटल लिमिटेड। डायर क्रेडिट एंड कैपिटल अपना ₹25.66 करोड़ का
पब्लिक इशू लेकर के आ रही है, जिसका सब्सक्रिप्शन विंडो 21 मई 2025 से खुल रहा है और मई 23 2025 को बंद होगा। ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में काफी एक्टिव है और अब ये अपना अगला ग्रोथ चैप्टर लिखने के लिए इस आईपीओ को लेकर के आ रही है। ये आईपीओ एक पूरा फ्रेश इशू है जहां 42.76 लाख नए शेयर्स मार्केट में लाए जा रहे हैं। कंपनी का कहना है कि इस फ्रेश कैपिटल से वो अपना कैपिटल बेस स्ट्रॉन्ग करेगी और बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करेगी। डायरेक्ट क्रेडिट एंड कैपिटल आईपीओ का अलॉटमेंट 26 मई 2025 मंडे को फाइनलाइज होने की उम्मीद है। इसके बाद ये आईपीओ एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा, जिसका टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 28 मई वेडनेसडे रखा गया है। फ्रेंड्स, आईपीओ का प्राइस बैंड 57 से 60 रुपीस पर शेयर के बीच फिक्स किया गया है। 1994 में शुरू हुई ये कंपनी शॉर्ट में डीसीसीएल एक एनबीएफसी या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो उन लोगों तक क्रेडिट पहुंचाती है जो आमतौर पर ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से दूर होते हैं। फ्रेंड्स, ये कंपनी 3 तरीके से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करती है: पर्सनल लोन्स, अनसिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स और सिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स। इस कंपनी का मेन फोकस उन लो इनकम इंडिविजुअल्स पर है जो क्लास 4 जॉब्स में काम करते हैं, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज में क्लीनर्स और पियोन्स। इन लोगों के लिए ये एक जरूरी फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम बन चुकी है। जहां पर बड़े बैंक्स शायद इंटरेस्ट ना लें, वहां डीसीसीएल उनके सपनों को लोन के जरिए सपोर्ट करता है। कंपनी का बिजनेस सिर्फ इंडिविजुअल्स तक ही लिमिटेड नहीं है। छोटे दुकानदार, वेंडर्स और स्पेशली विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करना इसका एक बड़ा मिशन है। यानी कि स्मॉल स्केल बिजनेस चलाने वाले लोगों के लिए ये एक ऑप्शन है। 31 दिसंबर तक कंपनी के पास 24,608 एक्टिव कस्टमर्स थे जो 6 स्टेट्स के 64 डिस्ट्रिक्ट्स में फैली 27 ब्रांचेस और कैंप्स के थ्रू सर्व किए जा रहे थे। इस कंपनी का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और एक रीजनल ऑफिस जयपुर में भी है। इसके अलावा कंपनी अपने ब्रांच ऑफिसेस के थ्रू वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार और झारखंड में एक्टिवली ऑपरेट करती है। साथ ही मध्य प्रदेश और गुजरात में भी डीसीसीएल ने अपने कैंप ऑफिसेस एस्टैब्लिश किए हैं जिनके थ्रू ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर हम इनका 9 मंथ FY25 तक का पोर्टफोलियो देखें तो 33% पर्सनल लोन है, 7.26% सिक्योर्ड एमएसएमई लोन है, 48.91% अनसिक्योर्ड एमएसएमई लोन है, बाकी लगभग 11% रेवेन्यू प्रोसेसिंग फीस से आता है। ये डाइवर्सिफिकेशन दिखाता है कि कंपनी का फोकस फिलहाल पर्सनल लोन्स और अनसिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स पर है। कंपनी के लोन प्रोडक्ट्स के इंटरेस्ट रेट्स कॉम्पिटिटिव होते हैं, रीपेमेंट ऑप्शंस भी काफी फ्लेक्सिबल है, लोन का पैसा सीधा बोरोवर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है और रीपेमेंट के लिए ईसीएस, चेक या कैश जैसे कन्वीनियंट मॉडल्स अवेलेबल होते हैं। इंस्टॉलमेंट्स वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली बेसिस पर दी जा सकती है, जैसे कस्टमर की सुविधा हो। 31 दिसंबर 2024 तक इस कंपनी ने 177.7 करोड़ रुपीस के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट रिपोर्ट किया था और 69.67 करोड़ रुपीस की नेटवर्थ के साथ वो अपने ऑपरेशंस को रिलेटिवली स्टेबल फूटिंग पर चला रहा है। कैपिटल रिस्क एसेट रेशियो 39.38% है, क्लियरली दिखाता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट में भी ये कंपनी काफी स्ट्रांग है। वेल फ्रेंड्स, सिंपल शब्दों में बोलूं, ये CRAR ना बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए एक तरह का सेफ्टी कुशन होता है, ताकि अगर बोरोवर्स लोन ना चुका पाए तो भी कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल रहे। अब सोचिए कि अगर आप किसी को लोन देते हो तो आप चाहोगे कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा या फिर बैकअप हो जस्ट इन केस बोरोवर डिफॉल्ट करे। बिल्कुल वैसे ही CRAR बताता है कि कंपनी के पास उसके दिए गए रिस्की लोन्स के कंपैरिजन में कितना अपना कैपिटल या सेफ्टी बफर है। अगर CRAR हाई है, जैसे इस कंपनी का 39.38% है, मतलब कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, उनकी रिस्क को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा है और साथ ही वो रेगुलेटर्स के नॉर्म्स को भी कंफर्टेबली मीट कर रही है। इंडिया में RBI मिनिमम CRAR 15% रखने को कहता है एनबीएफसीज के लिए, तो देखा जाए तो ये कंपनी इस मामले में काफी सेफ है। मोरओवर डीसीसीएल का बिजनेस लार्जली इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितने कॉम्पिटिटिव रेट पर फंड्स रेज कर पाती है और एसेंशियली ये रेट उनकी क्रेडिट रेटिंग पर बेस्ड होता है। अगर डीसीसीएल का CRAR स्ट्रॉन्ग है तो उनकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होती है, जिसका सीधा फायदा ये होता है कि उनको सस्ते में लोन मिलता है। जब बोरोइंग कॉस्ट कम होती है तो उनकी इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ती है और ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन और भी मजबूत होती है और इसलिए कंपनी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर लोन दे पा रही है, जो कि उनकी एक रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है। डीसीसीएल का मानना है कि वो एक एनबीएफसी के रूप में अपनी स्पीड और एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। जहां बैंक्स को लोन अप्रूव करने में काफी समय लगता है, वहीं डीसीसीएल अपने स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस और फास्ट डिसीजन मेकिंग के वजह से जल्दी लोन अप्रूव और डिसबर्स कर लेता है। चाहे किसी बिजनेस को अर्जेंट वर्किंग कैपिटल चाहिए हो या फिर किसी व्यक्ति को तुरंत पर्सनल लोन की जरूरत हो, डीसीसीएल उनकी मदद करने में तेजी से काम करता है। कंपनी कहती है कि कंपनी की अंडरराइटिंग प्रोसेस डिटेल ओरिएंटेड है, जिसमें हर एप्लीकेंट की क्रेडिट वर्दीनेस एसेस की जाती है। एडवांस्ड एनालिटिक्स और डेटा ड्रिवन इनसाइट्स का यूज रिस्क को एक्यूरेटली जज करने के लिए होता है, ताकि लोन्स उन बोरोवर्स को दिए जाएं जो रीपेमेंट कर सकते हैं। साथ ही रिस्क
मैनेजमेंट पॉलिसीज पोटेंशियल रिस्क को पोर्टफोलियो लेवल पर पहले ही आइडेंटिफाई और एड्रेस करती है, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कस्टमर ट्रस्ट को सपोर्ट करते हैं। डीसीसीएल के जीएनपीए और एनएनपीए के कम नंबर्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक इंटरेस्टिंग कहानी सामने आती है। FY22 में जीएनपीए 0.7% था, जो कि FY23 में बढ़ करके 1.09% हो गया है। ये रीपेमेंट चैलेंजेस और इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से हुआ, जो थोड़ा रिस्क का सिग्नल है। लेकिन उसके बाद कंपनी ने अपनी रिकवरी और रिस्क मैनेजमेंट पर अच्छा काम किया, जिसका असर FY23-24 के नंबर्स में दिखाई दिया। जीएनपीए 0.55% तक गिर गया, एनएनपीए भी 0.35% हो गया, जो ये बताता है कि कंपनी ने अपने लोन पोर्टफोलियो की क्वालिटी सुधारने में काफी मेहनत की है। शायद एमएसएमई या लो इनकम बोरोवर्स में रीपेमेंट इश्यूज की वजह से फ्रेंड्स, लेकिन ओवरऑल ये नंबर्स इंडस्ट्री के हिसाब से स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये ट्रेंड बताता है कि डीसीसीएल अपनी लोन बुक को संभाल कर चला रही है और रिस्क मैनेजमेंट में कॉम्पिटेंट है। उनका कॉशियस लेंडिंग और टाइमली रिकवरी का बिजनेस मॉडल फाइनेंशियल हेल्थ मेंटेन करने में मददगार है। थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होता है, लेकिन डीसीसीएल अपने एसेट्स रिस्पॉन्सिबल तरीके से हैंडल करती है, जिससे बिजनेस सस्टेनेबल रहता है। फाइनेंशियल्स देखने पर पता चलता है कि कंपनी स्लो एंड स्टेडी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। दिसंबर 2024 तक के 9 मंथ्स के पीरियड में रेवेन्यू 30 करोड़ था, जो FY22 के 24 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। मतलब टॉप लाइन ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है। साथ ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी FY22 के 3.34 करोड़ से बढ़ के FY25 के दिसंबर तक 6.41 करोड़ हो गया, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी का इंडिकेशन है, राइट? अगर बैलेंस शीट में नजर डालें तो FY23 में कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरिंग 71.6 करोड़ से कम होकर 51.82 करोड़ तक आ गई है। हालांकि इन द सेम पीरियड कंपनी ने करंट लायबिलिटीज काफी एग्रेसिवली इंक्रीज की है। जी हाँ, ये 48.85 करोड़ से बढ़कर दिसंबर 2024 में 94.07 करोड़ तक आ गई है। अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए कंपनी ने लोन ली हुई थी, लेकिन ये एक एरिया है जहां थोड़ा कॉशन की जरूरत है, और इसलिए उनका डेट टू इक्विटी रेशियो 2.07 है, जो कि ऑन द हायर साइड है। मोर ओवर कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरिंग ओवर द टाइम पीरियड 11.35% से बढ़ के 9 मंथ FY25 में 12.23% तक आ गई है, जो कि एक और चैलेंज की और पॉइंट करता है, और ये उनके बॉटम लाइन पर प्रेशर डालेगा। और जब हम रिस्क की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि कंपनी के बुक्स में एक कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ अप्रोक्सीमेट 8.5 करोड़ रुपीस लगातार दिख रही है दिसंबर 2024 तक, और पिछले 3 सालों में भी ये अमाउंट सेम रहा है। इसका क्या मतलब है? कंटिंजेंट लायबिलिटी का सिंपल मतलब है ऐसा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो हो भी सकता है और नहीं भी। ये डिपेंड करता है किसी फ्यूचर इवेंट पर, जैसे कोई ऑनगोइंग लीगल केस हो, डिस्प्यूट हो, जिसमें अगर फैसला कंपनी के अगेंस्ट आया तो पैसा देना पड़ेगा। अगर सब कुछ कंपनी के फेवर में गया तो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये 8.5 करोड़ रुपीस अभी कोई एक्चुअल आउटफ्लो नहीं है, लेकिन अगर ये लायबिलिटी ट्रिगर हो गई तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पर इंपैक्ट पड़ सकता है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता तब तक ये एक हैंगिंग रिस्क की तरह रहती है। इसके अलावा व्यूअर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि एनबीएफसीज पर एक रेगुलेटरी रिस्क भी रहता है, जो डीसीसीएल पर भी एप्लीकेबल पड़ता है। देखिए, एनबीएफसीज को ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, तो टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर सेफ्टी। ये रेगुलेशन मेनली मास्टर डायरेक्शंस और स्केल बेस्ड रेगुलेटरी एसबीआर फ्रेमवर्क के थ्रू होता है। आरबीआई सभी एनबीएफसीज के ऑपरेशंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस सिस्टम्स और क्रेडिट मॉनिटरिंग पर रेगुलर नजर लगाए बैठती है। अगर इंस्पेक्शन में कोई दिक्कत या नॉन कंप्लायंस मिलती है तो आरबीआई पेनल्टीज या रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। तो दोस्तों, ये थे आने वाले 2 एसएमई आईपीओस का एक ऑनेस्ट और सिंप्लीफाइड ब्रेकडाउन, जिसमें हमने जाना कि कंपनी करती क्या है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं और फ्यूचर पोटेंशियल कैसा लगता है। याद रखिए, हर आईपीओ एक नई कहानी लेकर के आता है, लेकिन हर कहानी में रिस्क भी होता है। इसलिए सिर्फ हाइप के बेसिस पर नहीं, बल्कि अपने रिसर्च और समझ के साथ ही इन्वेस्ट करिए। अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को समझते हुए ही डिसीजन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही इंसाइटफुल और रियल इंसाइट्स इन्वेस्टिंग की दुनिया से। कोई भी सवाल हो या आपका कोई पर्सपेक्टिव हो तो नीचे कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय, टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.